हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। नेक्स्ट अपन रिवीजन लेक्चर की सीरीज में चल रहे हैं। अपन वेक्टर का 1 to 16 अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है देखो प्रॉब्लम। इफ ए एंड बी आर अनइक्वल यूनिट वेक्टर्स such that a minus b cross b plus a cross 2a plus b is equal to a plus b है ना, ये गिवन है अपने को। देन फाइंड स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में अपने को क्या निकालना है बच्चों, एंगल। तो देखते हैं अपन। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन ने बोला कि a क्रॉस b क्रॉस c, ये लिखा हुआ है अपने को। एक तो डायरेक्टली अपन क्या जाए, a डॉट है ना, ये फॉर्मूला जो अपन जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला कि a क्रॉस b क्रॉस c का जो फॉर्मूला होता है दैट इज है ना a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर, यही होता है। एक तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से जाएं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से जाने से बेटर ये है कि इसको पहले अपन सोल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैंने बोला कि पहले उसको सोल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। इसका b क्रॉस a, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स b क्रॉस a, b क्रॉस b विल बी 0, a क्रॉस a विल बी 0 प्लस a क्रॉस b। बोलो ये बन गया क्या? तो ये क्या बन जाएगा देखो, a माइनस बी क्रॉस 2 टाइम्स b क्रॉस a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स b क्रॉस a, और a क्रॉस b है तो माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं इसको, या इसको अपन ने लिख दिया माइनस b क्रॉस a, तो ये बन जाएगा अपने पास b क्रॉस a। अब थोड़ा करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा अपने को, है ना। एक तो अपने पास आ गया a माइनस b डॉट, फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, a माइनस बी डॉट a, डायरेक्शन है b, माइनस a माइनस बी डॉट b, डायरेक्शन है इसका a, इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ बच्चों a प्लस बी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a माइनस बी डॉट a, तो ये हो जाएगा a डॉट a मतलब a स्क्वायर माइनस a डॉट b, बी के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेक्टर आएगा अपने पास a डॉट बी माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्शन a स्क्वायर माइनस a डॉट बी, इसको भी लिख सकते हैं अपन। अब अपने पास a और b का मोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? यूनिट वेक्टर है, अनइक्वल यूनिट वेक्टर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a डॉट बी, b की डायरेक्शन में, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये भी क्या बन जाएगा 1 माइनस a डॉट बी, a की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, a प्लस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कोफिशिएंट, अब सिंस a और b क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, दोनों का मोड सेम है और अनइक्वल वेक्टर है। मोड सेम है और अनइक्वल वेक्टर है तो कैसे हो सकते हैं कि दोनों कोलिनियर नहीं हो सकते? यदि कोलिनियर होंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती है एक, ये वाली, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वाली, है ना। तो इसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। इफ ए एंड बी आर अनइक्वल यूनिट वेक्टर सच दैट, अनइक्वल दिया हुआ है, देन स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में अपने को क्या निकालना है बच्चों, एंगल। ठीक है, तो अपने पास क्या है यहाँ पे, तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। एक तो भाई मान लो ऐसा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a और b का क्या हो, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या उन दोनों की ऑपोजिट, तब भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बोलो, है ना। कोलिनियर नॉन कोलिनियर 2
केस अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। यदि नॉन कोलिनियर होगा तो सीधा सीधा कोफिशिएंट अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा कोफिशिएंट अपन कंपेयर कर सकते हैं। बट यदि कोलिनियर हो तो इसको अपन ऐसे बोलो, इसको एक तरफ ले आओ और फिर अपन सोचते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस ए, तो माइनस ऑफ ए डॉट बी, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अपन ने बोला कि इसको अपन ने ऐसे ले लिया कि ए डॉट बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। समझना बात को अच्छे से, ये बन रहा है। अब देखो या तो ए डॉट बी 0 होगा या अपन बोलेंगे कि ए प्लस बी वेक्टर खुद नल वेक्टर हो जाए, या तो ये नल वेक्टर हो जाए या ये हो जाए अपने पास 0। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। ये 0 होने का मतलब ए और बी के बीच में एंगल क्या है, π/2। ये नल वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में, पाई। तो यही है, अपन यही बोल रहे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर की पॉसिबिलिटी अलग बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी यदि कोलिनियर वेक्टर हुए तब। समझ में आ रही है क्या बात? क्वेश्चन नंबर 18। In a 4-dimensional space where unit vectors along axes are I, J, K and L, है ना, 4 डायमेंशनल है, तो 4 डायमेंशनल में 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो 4 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं 4D में। 3D में 4 वेक्टर हमेशा लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट। बट 4 डायमेंशन में 4 वेक्टर, 4 डायमेंशन में यदि 5 वेक्टर की बात करें वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। फॉर 4 ही वेक्टर अपने को गिवन है और 4D दी हुई है, 4 डायमेंशनल की बात कर रहा है वो। अब क्या बोल रहा है, आर 4 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स एंड, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, A1 A2 A3 A4 अपने को क्या दिया हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो अपने को जो गिवन है लैम्डा -1, उसको अपन रीराइट करते हैं, A1 का कोफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं, A1 के साथ आएगा लैम्डा -1, A1 का और कोफिशिएंट कहाँ पे है, और नहीं है, प्लस A2 के साथ क्या आएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू, है ना। A2 के साथ और आएगा -2 गामा, ठीक है। और A3 के साथ क्या आने वाला है, देखो A3 वेक्टर के साथ म्यू प्लस गामा प्लस 1। ऐसे ही सिमिलरली A4 वेक्टर के साथ क्या आने वाला है, A4 वेक्टर के साथ, A4 का कोफिशिएंट यहां पे है गामा प्लस डेल्टा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 A4 लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो इनका कोफिशिएंट ऑल लैम्डा आई मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, ऑल कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लैम्डा -1 इक्वल टू 0 वन इक्वेशन, 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू -2 गामा इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, म्यू प्लस गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 फोर इक्वेशन, 4 वेरिएबल। तो यहाँ से देखो लैम्डा इक्वल टू 1 मिल गया, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने पे म्यू और गामा से 2 इक्वेशन बन जाएगी, म्यू और गामा में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, म्यू एंड गामा, यहाँ से म्यू एंड गामा यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों, डेल्टा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है क्या बात? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, देखो a vector D is equally inclined to 3 vectors this x y z are the vectors in the plane of a b b c and c a। एक वेक्टर D है, इक्वली इंक्लाइंड है 3
आखिरी वेक्टर के साथ। तो एक वेक्टर d है विच इज इक्वली इंक्लाइंड, मतलब d का एंगल किसके साथ, a के साथ, b के साथ और c के साथ क्या है, सेम है। ठीक है, सही है बात। एक्स वाई जेड बी द वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ, एक्स एक वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में है, वाई एक वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में है, जेड एक वेक्टर है वो सी और ए की प्लेन में है। ठीक है, देन एक्स डॉट डी है ना, ये अब सब निकालना है अपने को। तो देखो d के बारे में यदि अपन सोचें तो उसके लिए सबसे पहले ABC की इंफॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए कि d यदि ABC की प्लेन में है ना, d क्या इक्वली इंक्लाइंड विद ABC, यदि इक्वली इंक्लाइंड है तो इक्वली इंक्लाइंड कैसे कैसे हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो क्या है, यदि ABC खुद नॉन कोप्लेनर हुए तो ऐसे बीच में कोई वेक्टर होगा, है ना, इसको इस तरीके से देखो, ऐसे टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन है, ऐसा कुछ एक वेक्टर होगा जो तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा, है ना, समझ में आ रहा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी इफ दे आर नॉन कोप्लेनर। यदि कोप्लेनर हुए तो अपने को पता है यदि ABC कोप्लेनर हुए तो अपना काम आसान हो जाएगा, D विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा पहले कि ABC कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर। तो देखो STP निकालो ABC का, ABC का यदि STP अपन निकालेंगे तो अपने को समझ में आ रहा है कि ABC का STP क्या आ गया बच्चों, 0 आ रहा है। ABC का STP 0 आने का मतलब क्या हुआ, D इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A, B एंड C, और अपना काम अब आसान हो गया। और X AB के प्लेन में है तो X के भी परपेंडिकुलर होगा, Y AB के प्लेन BC के प्लेन में तो Y के भी परपेंडिकुलर होगा, Z के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि X डॉट डी बी 0, Y डॉट डी बी 0, Z डॉट डी बी 0। ठीक है, तो है अपने पास ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सी प्रॉब्लम हुई थी ये, है ना। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट। ए क्रॉस, फर्स्ट अपने को दिया हुआ है ए क्रॉस, ए क्रॉस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इंटू ए स्क्वायर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ए, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए डॉट बी, ए की डायरेक्शन में माइनस ए डॉट ए बी की डायरेक्शन में। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए विल बी 0, तो ये अपने को मिल रहा है माइनस ए डॉट ए, मतलब ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर एक तरीके से, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी, ये मिल रहा है क्या बोलो, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी मिल रहा है, इधर बोल रहा है ए क्रॉस ए स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ए ऑप्शन। ऐसे ही सिमिलरली बी चेक करते हैं, बी क्या है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ए बी सी, वी डॉट ए इज इक्वल टू वी डॉट बी इज इक्वल टू वी डॉट सी इज इक्वल टू 0, मतलब वी एक वेक्टर है जो तीनों के परपेंडिकुलर है या वी को खुद को 0 होना पड़ेगा, देन वी मस्ट बी ए नल वेक्टर। अब वी यदि एबीसी अपने को क्या दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनर, समझ में आ रही है बात, ये अभी जस्ट पहले अपन ने एक डिस्कशन किया था 16 क्वेश्चन में। एबीसी यदि नॉन कोप्लेनर है, एबीसी यदि कोप्लेनर होते तो एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता जो इन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होए, ठीक है, दैट इज मान लो वी, ठीक है। बट एबीसी नॉन कोप्लेनर है तब भी एक ऐसा वी एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट वी डॉट ए वी डॉट बी वी डॉट सी इक्वल टू 0। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कब बनता है, जब v को खुद को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0, है ना। उस केस में कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट
नहीं कर सकता, उस केस में v को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो v मस्ट बी नल 0, नल वेक्टर। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, देखो बिल्कुल यदि मैथमेटिकली जाएं तो वी ए बी डॉट मल्टीप्लीकेशन ए बी सी, ये जो एस टी पी है ना, इसको निकालने की कोशिश करो। वी ए बी इंटू एस टी पी ऑफ ए बी सी, ये अपन निकालेंगे, फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूले में ये क्या मिलेगा अपने को, वी डॉट ए, वी डॉट बी, वी डॉट सी, है ना, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ऐसे ही बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि वी डॉट ए, वी डॉट बी, वी डॉट सी 0 है तो ये लाइन पूरी की पूरी क्या हो गई बच्चों, 0। ठीक है, ये लाइन 0 हो गई, इस बात का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए बी सी वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी तो क्या है, नॉन कोप्लेनर हुए, नॉन कोप्लेनर हुए, तो इसका मतलब ये तो नॉन 0 हुआ, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इसको 0 होना पड़ेगा। v एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है a और b दोनों के, है ना, v डॉट a क्रॉस b, अल्टीमेटली अपने को ये निकालना है। अब a और b नॉन कोप्लेनर है, तो ये इसका यदि इसको अपन सॉल्व करना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मोड v, मोड a, मोड b, और a और b के बीच में एंगल मान लो साइन थीटा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है। अब ये 0 कब होगा भाई, a नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ABC, तो a नॉन 0 होगा, b नॉन 0 होगा। साइन थीटा a और b के बीच में एंगल 0 हो गया तो फिर कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे तो ABC क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो साइन थीटा भी क्या होगा बच्चों, नॉन 0। इसका मतलब मोड ऑफ v को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0। एक ही पॉसिबिलिटी है कि मोड ऑफ v क्या हो जाए, खुद 0। अब मोड ऑफ v 0 होने का मतलब क्या हुआ, v मस्ट बी 0। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है काइंड ऑफ। बट हाँ, ये बात बहुत सारे प्रॉब्लम में आ गई है, तो अपने को ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि एक वेक्टर 3 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो तीनों वेक्टर या तो एक प्लेन में होंगे तभी वो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उस वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, 0, है ना। वी डॉट ए, वी डॉट बी, वी डॉट सी 0 है, तो उस वेक्टर को खुद को 0 होना पड़ेगा यदि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो ये बी ऑप्शन था इसका। सी देखो, इफ ए एंड बी लाई इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर दिस ए बी सी डी आर नॉन 0 वेक्टर्स, देन ऑप्शन सी देखो, अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी कोई एक वेक्टर है ए बी दैट लाइज इन दी प्लेन, ये मान लेते हैं ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये मान लेते हैं सी क्रॉस डी है, इसके नॉर्मल प्लेन में है ए और बी, है ना, इसके नॉर्मल प्लेन में है मान लो ये ए और बी, ठीक है। उसका ए क्रॉस बी करने पे ये वेक्टर मिलेगा और सी और डी भी कहीं ना कहीं होगा। अपने को क्या देखना है यहां पे, ए बी सी डी आर नॉन 0 वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू 0। भाई ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी 0 होगा, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, यहां पे तो कुछ, यहां से अपन कुछ बोल पाएंगे क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी के बारे में अपन कुछ बोल पाएंगे क्या, कुछ नहीं बोल सकते। एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वहां से अपन कुछ नहीं बोल सकते। ए बी सी डी के, है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने को दिए हुए नॉर्मल प्लेन में ए बी होगा, सी डी कहाँ होगा कुछ नहीं पता, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली ये बात बोलना बिल्कुल गलत है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू 0 होगा, है ना, एब्सर्ड सी चीज है ये, 0 होगा ये अपन यहाँ से कन्फर्मली नहीं बोल सकते, तो अपन इसको बोलेंगे कि दिस इज इनकरेक्ट
ना, यहां से अपन ये कंफर्मली दिस इंप्लाइज दिस वी कैन नॉट से इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर देन ए डैश। और रेसिप्रोकल सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये ए बी डैश प्लस बी सी डैश प्लस सी ए डैश, ये 0 आएगा फॉर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 21 देखो ए बी सी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी अपने को क्या दिया हुआ 0, और ये 3 यूनिट वेक्टर्स है। ए बी सी यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर, तो यहां से देखो ए प्लस बी का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ सी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करो, और यहां से ये अपन समझ सकते हैं यहाँ पे कि 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा विल बी ए और बी के बीच में एंगल है -1/2, थीटा विल बी 120 डिग्री। तो एंगल ए और बी के बीच में 120 डिग्री होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड ए एंड सी। तो इसका मतलब ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं, आपस में एंगल कितना है बच्चों 120 डिग्री, या अपन इसको ऐसे ले सकते हैं ना, ये वेक्टर है, ये आपस में ऐसे 120 डिग्री एंगल के साथ ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 3 वेक्टर्स पी क्यू आर पैरेलल टू ए बी सी रेस्पेक्टिवली हैविंग इंटीग्रल बट, तो पी क्यू आर के बारे में अपन बोलते हैं। पी वेक्टर क्या है, मान लो λ1, या हाँ इंटीजर है मान लो I1A, Q मान लो है I2B Q वेक्टर, R वेक्टर है मान लो I3C वेक्टर। I1 I2 I3 यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, अलग अलग इंटीजर्स है, हैविंग इंटीग्रल कांस्टेंट्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना, ये I1 I2 I3 अलग अलग है। देन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन टेक ए वैल्यू इक्वल टू, तो P प्लस Q प्लस R वैल्यू क्या क्या ले सकता है ये अपने को बताना है। मतलब बेसिकली इसका मिनिमा मैक्सिमा के बारे में अपन को बात करना है। तो मॉड ऑफ P प्लस Q प्लस R को यदि देखें तो वो क्या होगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, है ना, मोड ए मोड बी मोड सी तो 1 है दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स I1 I2 इंटू ए डॉट बी, प्लस 2 टाइम्स I1 I2 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है, -12, तो क्या है देखो 2 इंटू I1 I2 इंटू -12। सिमिलरली 2 और टर्म आ जाएगी, तो ये P प्लस Q प्लस R है। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर। तो अपन इसको लिख लेता हूं मैं, सिग्मा I1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -I1 I2 -I2 I3 -I3 I1। ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर प्लस I2 माइनस I3 का होल स्क्वायर प्लस I3 माइनस I1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे I1 I2 क्या है, इंटीजर्स हैं बट डिफरेंट। तो I1 I2 I3 को मैं कुछ मान लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू 1, I2 इज इक्वल टू 2, I3 इज इक्वल टू 3। मिनिमम के लिए ये मान सकते हैं अपन, I1 माइनस I2 का गैप 1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों, इससे कम नहीं हो सकता। ये 1 का स्क्वायर प्लस I2 माइनस I3 भी 1 का स्क्वायर प्लस I3 माइनस I1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये कितना हो जाएगा, 6/2 3। तो अपन ने ये बोला कि मॉड ऑफ P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर अपने पास क्या आ रहा है, 3। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, √3। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, √3। तो अपन बोलेंगे कि मॉड ऑफ P प्लस Q प्लस R इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू √3। तो मॉड ऑफ P प्लस Q प्लस R कैन टेक ए वैल्यू इक्वल टू √3 ले सकता है, वो √3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 भी ले सकता है, मतलब C और D इज करेक्ट ऑप्शन, C एंड D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, असर्शन रीजन है
स्टेटमेंट 1 है इफ a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this and d, then there exists real numbers alpha, beta, gamma such that. क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी लिख सकते हैं यदि बी सी डी है ना, बी सी डी, यदि बी सी डी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट सच अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सही है बात, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। If a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, d is equal to this, then there exists real numbers alpha, beta, gamma such that, है ना। तो ये पहले तो अपने को ये सिंप्लीफाई करके ये देखना होगा कि अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ए बी सी डी आर 4 वेक्टर्स इन ए 3D स्पेस, इफ बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर अल्फा बीटा गामा सच दैट ए इज इक्वल टू। ये बात तो सही है कि यदि बी सी डी नॉन कोप्लेनर हुए तो हमेशा एक ऐसा अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट करेगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 अपने को चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे। और दूसरी बात, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होगा, जब बी सी डी नॉन कोप्लेनर होंगे तब। तो अपन देखो कि अपन ने देखा कि a इज इक्वल टू, अपन सोल्व करते हैं, a क्या है यहाँ पे 301, 301 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स b प्लस बीटा टाइम्स c प्लस गामा टाइम्स d। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को देखो अल्फा बीटा गामा की यूनिक वैल्यूज मिल जाएगी, यूनिक वैल्यूज मिल जाएगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा गामा, ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होगा, व्हेन बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर, तब होगा, क्योंकि बी सी डी नॉन कोप्लेनर होगा तब अल्फा बीटा गामा हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। बी सी डी कोप्लेनर होंगे तब एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन ए, कि ए किस तरीके का यदि अपन ने चूज किया है। ठीक है, यदि ए बी सी डी के प्लेन में चूज कर लिया, मान लो बी सी डी कोप्लेनर है तो ए मान लो बी सी डी के प्लेन में चूज किया, तब तो ऐसा अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोलो सही है बात, है ना। तो यही अपने को चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 में बी सी डी कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। तो अपन ने चेक किया तो बी सी डी का एस टी पी निकालो, बी सी डी का एस टी पी आ रहा है बच्चों 0। इसका मतलब बी सी डी क्या है, कोप्लेनर। इसका मतलब ए उसके प्लेन में है, इस वजह से ये अल्फा बीटा गामा अपने को मिल रहे थे, अदरवाइज नहीं मिलते। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर के केस में तो ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा, प्लेनर के केस में एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बी सी डी आर कोप्लेनर देन एनी वेक्टर ए लाइज इन दैट प्लेन कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड ए बी सी एंड डी। दैट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए यहां पे क्या है, इसके प्लेन में है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट 1 है लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट सच दैट दिस ओ ए बी सी इज ए टेट्राहेड्रन, है ना। अपने को ये देखना है ओ ए बी सी इज टेट्राहेड्रन। अब ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन कब बनाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करने वाला है, ये डिपेंड करने वाला है, ये जो वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ये नॉन कोप्लेनर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे चेक करो, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर यदि नॉन कोप्लेनर है तो हमेशा एक टेट्राहेड्रन बनेगा। तो अपने को बस यही चेक करना है कि इनका कोप्लेनरिटी चेक करना है। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर का कोप्लेनरिटी चेक करो। ओ ए ओ बी ओ सी का डॉट प्रोडक्ट, ये अपन ने एस टी पी निकाला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो देखो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। वो 0 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है
OA, OB, OC are coplanar, hence statement 1 is false. स्टेटमेंट 1 ही क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया. तो OA, OB, OC का अपन ने STP निकाला, तो स्टेटमेंट 1 ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स. ना स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि टेट्राहेड्रन एग्जिस्ट करेगा, और अपन ने बोला कि टेट्राहेड्रन नहीं एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दे आर कोप्लेनर. क्वेश्चन नंबर 23 था ये. क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है लेट A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, देन A क्रॉस B इक्वल टू 0. सही है बात. A क्रॉस B इक्वल टू 0. A और B को यदि अपन ध्यान से देखें, A वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है देखो, 2 3 -1. B वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है, 4 6 -2. तो ध्यान से देखो, इसको A को अपन क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं 2 टाइम्स A. मतलब ये तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इसकी वजह से A क्रॉस B क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सही बात है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो मतलब A क्रॉस B 0 है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, एंड AB आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n कैप, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B. n कैप इज यूनिट वेक्टर सच दैट AB n कैप टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंडेड ओरिएंटेशन. तो AB यदि नॉन कोलिनियर वेक्टर हुआ तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं A क्रॉस B का, है ना, AB sin थीटा n कैप. अब ये n कैप एग्जिस्ट कब करेगा, when A and B are नॉन कोलिनियर. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन किसका दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर का दिया हुआ है. को बोलेगा कि सर थीटा को 0 ले लो, कोलिनियर हो जाएगा, बट स्पेशली उसने लिख दिया ना वेयर A B आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तब ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे. तो कोलिनियर का एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया है यहाँ पे, है ना. ये बात अपने को समझनी पड़ेगी, है ना. उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, और अपने जो दोनों वेक्टर है वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर है. तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. समझ में आ रही बात. अपना कोलिनियर वेक्टर्स है और स्टेटमेंट 2 अपन को एक्सप्लेन किया हुआ है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए, इसलिए अपन बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. 25 let ABCD are position vectors of 4 points ABCD and this equal to 0, then point ABCD are coplanar. अच्छा, ये क्या बोल रहा है देखो, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, 3A - 2B प्लस 5C - 6D इक्वल टू 0 दिया हुआ है. ठीक है बच्चों. तो ये बोल रहा है कि पॉइंट ABCD आर कोप्लेनर, पॉइंट ABCD. तो पॉइंट ABCD आर कोप्लेनर का मतलब किसी एक वेक्टर की टर्म्स में लिख लो, चाहे D की टर्म्स में, C की टर्म्स में, किसी एक वेक्टर की D की टर्म्स में लिख लेते हैं सबको, है ना. तो अपन बोलेंगे कि DC DB DA कोप्लेनर होना चाहिए. तो DA का मतलब है A माइनस D, ऐसे ही B माइनस D, ऐसे ही C माइनस D. ये वेक्टर्स एक प्लेन में है. इन वेक्टर्स को एक प्लेन में अपन डायरेक्टली यहां से भी बोल सकते हैं. देखो बच्चों कैसे, इसको लिखा मैंने 3 इंटू A माइनस D, -3D एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां से -3D उठा के यहां डाल दिया. ठीक, ऐसा मान लो. -2 इंटू B माइनस D, तो ये +2D आएगा, तो -2D होना चाहिए, +5 इंटू C माइनस D. D का कोफिशिएंट देखो अपने आप मैनेज हो रहा है, -6D अपने आप मैनेज हो गया, -3D +2D -5D -6D हो रहा है. इसका मतलब ये क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू AD वैक्टर -2 इंटू 3 इंटू DA वैक्टर, DB वैक्टर,
प्लस 5 इंटू डी सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ये अपने को अपने आप बोल रहा है कि डी ए डी बी डी सी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन में होंगे, है ना। किसी एक वेक्टर को बाकी दोनों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो डी सी वेक्टर होगा वो डी ए और डी बी से बनने वाले प्लेन में होगा। करेक्ट, मतलब ये बात सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ओके, 3 नॉन जीरो, है ना। स्टेटमेंट 2 क्या है यहाँ पे, 3 नॉन जीरो लीनियरली डिपेंडेंट कोइनिशियल वेक्टर्स क्यू आर पी क्यू पी आर पी एस आर कोप्लेनर। 3 नॉन जीरो लीनियरली डिपेंडेंट कोइनिशियल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सही बात है ना। 3 लीनियरली डिपेंडेंट कोइनिशियल वेक्टर्स का मतलब ये है ना, डी ए डी बी डी सी, 3 लीनियरली डिपेंडेंट co-initial vectors. If they are linearly dependent then they will be coplanar. तो इसका मतलब ये एक प्लेन में होगा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, लेट a is equal to this, b is equal to this, if b is equal to b1 plus b2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है b1 प्लस b2 सच दैट b1 इज कोलिनियर विथ a, b1 a से कोलिनियर है मतलब लैम्डा टाइम्स a होगा, b2 इज परपेंडिकुलर टू a, तो b2 डॉट a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, देन b2 इज इक्वल टू आई के प्लस 3 जे के माइनस 3 के। तो अपने को एक तरीके से ऐसे देखो कि एक वेक्टर है b, वो b1 और b2 में ब्रेक किया गया। b1 जो वेक्टर है इस कोलिनियर विथ a के साथ कोलिनियर है, और मतलब दो ऐसे वेक्टर में उनको ब्रेक करना है, मतलब b पैरेलल टू a प्लस b परपेंडिकुलर टू a, ऐसे ब्रेक करना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ए वेक्टर एक मान लो ऐसा है, बी वेक्टर कोई ऐसा है, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है वही यूज किया गया है। यहाँ पे ये वेक्टर तो बच्चों है b1 और ये वेक्टर यहाँ पे क्या है b2। तो हम बोल रहे हैं कि बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b1 प्लस b2। देखो यहाँ पे b2 कैसे निकालेंगे, तो b2 यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, b2 इज इक्वल टू निकालेंगे b माइनस b1 वेक्टर, और b क्या है यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, b इज गिवन टू अस 2 1 माइनस 3। b1 कैसे निकलेगा, b1 निकलेगा b डॉट a, b का a पे प्रोजेक्शन, b डॉट a अपॉन मोड ऑफ a, डायरेक्शन क्या है a वेक्टर अपॉन मोड a। तो यहां से बच्चों अपने पास क्या मिलेगा b2, और अपन पाएंगे कि जो b2 आ रहा है वो जो गिवन b2 है उसके इक्वल नहीं है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, यहाँ पे प्रोजेक्शन थॉट प्रोसेस में आना चाहिए था अपने को क्वेश्चन को देख के। नेक्स्ट तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ए बी सी, लेट a1 बी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड a2 बी द प्रोजेक्शन ऑफ a1 ऑन c। ए बी सी पहले लिख लेते हैं अपन, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 माइनस 6, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 3 6, c इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास माइनस 2 3 एंड 6। ठीक है, लेट a1 बी द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a1 इज इक्वल टू इसका मतलब क्या होगा a ऑन b, मतलब a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b
इंटू बी कैप, ये A1 हो गया। और बी कैप को मैं लिख लेता हूँ बी मोड ऑफ बी, बी अपॉन मोड ऑफ बी। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ A1 ऑन सी। A2 इज इक्वल टू क्या है, A1 का C पे प्रोजेक्शन, जो A1 निकला ना यहां से, A1 डॉट सी अपॉन मोड ऑफ सी, ये तो मोड उसका, और किस डायरेक्शन में, C डायरेक्शन में जाना है अपने को, C अपॉन मोड ऑफ C। ठीक है, समझ में आ रही का बात? ये बिल्कुल सिंपल है। किसी A का B पे प्रोजेक्शन लेना है तो क्या करेंगे अपन, है ना, A का B पे प्रोजेक्शन लेना है तो A डॉट बी कैप इंटू बी कैप, है ना। B का A पे प्रोजेक्शन तो अपने पास क्या आएगा, B डॉट ए कैप इंटू ए कैप। जिस पे प्रोजेक्शन लेना है वो बाद में उसी डायरेक्शन में अपन को जाना है। ठीक है, तो A1 आ गया, A2 आ गया, यहां से बोलो अब अपने को क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 निकल आएगा, A1 डॉट बी निकालना है, वो भी निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, A1 A एंड A2 आर कोलिनियर, है ना। ये सब बातें अपने को करनी है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं अपन, A1 निकाल लेते हैं पहले। A1 क्या आएगा, A डॉट बी, A डॉट बी का मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 36। ठीक है, A डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, मोड ऑफ बी का मतलब 36 प्लस 9 प्लस 4 7। ठीक है, इंटू बी, बी का मतलब हो गया 2 माइनस 3 6, ये वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप अपॉन मोड ऑफ बी का मतलब 7। तो ये कितना आ जाएगा देखो, -5 तो -41 अपॉन 7, -41 आएगा बोलो, अपॉन 7 इंटू 2 माइनस 3 6 अपॉन 7। ठीक है, A1 वेक्टर अपने को मिल गया। ठीक है, ये वेक्टर आ रहा है अपने पास A1 वेक्टर, अपने को निकालना है फर्स्ट प्रॉब्लम में A2 वेक्टर। तो A2 वेक्टर निकाल लेते हैं। A2 वेक्टर देखो क्या है, A2 वेक्टर क्या है, जो भी A1 वेक्टर निकला, A1 वेक्टर अपने पास आया -41 अपॉन 49 इंटू 2 माइनस 3 6, ये A1 वेक्टर आया फाइनली। तो A2 क्या होगा, A1 डॉट सी कैप, सी कैप A1 डॉट सी कैप को देखो क्या है, C वेक्टर है यहाँ पे -2 3 6, तो -41 अपॉन 49 इंटू 2 माइनस 3 6 का डॉट इसके साथ कर देते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, -4 -9 प्लस 36, -4 -9 प्लस 36, है ना। 2 माइनस 3 6 का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 -2 -9 प्लस 36। ठीक है, अपॉन इसका मोड, खुद का मोड क्या होगा, 7 होगा। डायरेक्शन यहां पे क्या है, -2 3 6 अपॉन 7। तो देखो फाइनली अपने पास क्या मिलने वाला है, -41 अपॉन 49 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ रहा है देखो, थ्री माइनस 23 सॉरी 23 -2 3 -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो -41 इंटू 23, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट में मतलब कैलकुलेशन है, बाद में तो है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा। 943 अपॉन 49 स्क्वायर 2 माइनस 3 6, बी ऑप्शन है ना। ये माइनस को अंदर ले जाएंगे। नेक्स्ट चेक करो A1 डॉट बी। अब A1 निकल चुका है अपने पास, ये रहा A1, A1 डॉट बी निकाल सकते हैं अपन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 था
क्या निकालना है अपने को, A1 डॉट बी चेक कर लेंगे। 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, A2 आर कोलिनियर, A एंड A2 आर कोलिनियर। A और A2 का मतलब A किसकी डायरेक्शन में है, A तो A की डायरेक्शन में है, A2 है C की डायरेक्शन में, तो ये दोनों कोलिनियर हैं क्या? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 6 आएगा, तो ये दोनों कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। A1 एंड C आर कोलिनियर, A1 एंड C आर कोलिनियर। 2 -3 6। A1 किस डायरेक्शन में, अपने को पता है कि A1 C की डायरेक्शन में है क्या? A1 C की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो A1 एंड C आर कोलिनियर, ये भी रॉन्ग है। A1 B आर को प्लेनर, A क्या है 2 3 -6 डायरेक्शन में, और A1 अपने पास क्या है 2 -3 6 डायरेक्शन में, और A1 B क्या है 2 -3 6। बिल्कुल है ना, ये दोनों कोलिनियर हो गए, तो अब तो ये पूरा एक ही प्लेन में होगा, है ना। दो वेक्टर कोलिनियर है तो दूसरा वेक्टर कहीं भी हो तो ये अपने आप क्या होंगे बच्चों, कोप्लेनर। इनका एसटीपी क्या आएगा देखो 0, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। A1 A2 आर कोप्लेनर, A1 A2, तो A अपने को देखो 2 3 -6 दिया हुआ है। A1 किस डायरेक्शन में है 2 3 2 -3 6 की डायरेक्शन में। A1 A2 क्या है -2 3 6 की डायरेक्शन में, तो ये कोप्लेनर नहीं है, का एसटीपी नॉन जीरो आएगा।